सो हाय गाइस, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू द चैनल। सो गाइस, आज की वीडियो में मिलूंगा स्कोडा लोरा के ओनर से। जो हम सुनते हैं जर्मन कार की मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्या सच है? जो पार्ट्स होते हैं वो इतनी इजीली नहीं मिलते। आज की वीडियो को आप पूरा देखना, आपके साइड आउट हो जाएंगे। तो मिलते हैं इस कार के ओनर से जो कि है सार्थक भाई। कैसे हो भाई? हाय भाई। भाई यही कार ही क्यों? इनिशियली मेरा प्लान था सुपर्ब लेने का। मैंने काफ़ी गाड़ियाँ देखी बट कोई इतना अच्छी नहीं लगी, बहुत वेल केप्ट गाड़ी नहीं थी। फिर मेरे को लोरा मिली। लोरा मैंने देखी, इसका डिज़ाइन काफ़ी डिफरेंट था और ये बजट में फ़िट हो रही थी मेरे, क्योंकि मेरे को प्लान था मॉड्स कराने का। और ये शॉर्ट व्हील बेस है, सुपर्ब थोड़ा लंबी है, तो मेरे को पर्सनल यूज़ के लिए चाहिए थी, फैमिली यूज़ ऐसा कोई था नहीं। फिर मैं देख कर आया, पसंद आई गाड़ी, तो फिर यही फाइनल कर ली। जब आप मार्केट में निकले तब आपका कितना बजट? भाई बजट मेरा अराउंड 4 लाख का था। 4 लाख में मेरे को गाड़ी लेनी थी जिसकी वैलिडिटी अराउंड 5 to 7 ईयर्स बची हुई हो। और सुपर बहुत सारी अवेलेबल थी, 3, 3.5, 3.7, 3.9 में बहुत सुपर मिलती थी। बट कोई सेकंड ओनर थी, कोई थर्ड ओनर थी। कंडीशन भी किसी की क्लियर नहीं थी, किसी की हिस्ट्री क्लियर नहीं थी मेंटेनेंस की। ऑल तो मेरे को बहुत ज़्यादा चीज़ें पता भी नहीं होती थी तब, क्योंकि बीइंग अ होंडा फ़ैन बॉय मेरे को, क्योंकि शुरुआत से होंडा चलाई घर में। होंडा बहुत पसंद होती थी, होंडा रिलायबल होती थी, तो हमें कभी प्रॉब्लम नहीं होती थी, इतना ध्यान भी नहीं देते थे चीज़ों पे। तो उस हिसाब से जब देखी गाड़ी तो मेरे को काफ़ी क्लीन लगी। बाहर से गाड़ी साफ़ सुथरी थी, अंदर से क्लीन थी। कंपनी ओन कार थी, फर्स्ट ओनर थी, बहुत ज़्यादा नहीं चली हुई थी। फिर इसकी मैंने स्कोडा से सर्विस हिस्ट्री भी निकली, सब कुछ हुआ, फिर यही फाइनल कर। सार्थक भाई, आपके उस टाइम माइंड में क्या चल रहा था जब आप इस कार को लेने गए? तो दिपांश भाई, मेरे माइंड में उस टाइम ये था कि मेरे को गाड़ी थोड़ा फास्ट चाहिए थी। मेरे पास होंडा में इस चीज़ से पहले काफ़ी अच्छी रिलायबल कार थी। बीइंग अ यंग एंथुसियास्ट, मेरे को एक फास्ट कार चाहिए थी। एट द सेम टाइम वन ऑफ माई फ्रेंड हैड अ ओल्ड पसाट, प्रोबब्ली B6, तो वो मेरे को बहुत अच्छी लगती थी चलाने में, ड्राइव करने में। उसकी एवरेज फ्यूल एफिशिएंसी बहुत अच्छी थी, गाड़ी कभी तंग नहीं करती थी। कोई ऐसा मेंटेनेंस उसकी महंगी नहीं थी कि कुछ पार्ट ख़राब हो गए या रेगुलर कुछ मेंटेनेंस है गाड़ी में। प्लस उसकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी गाड़ी की। 180 bhp स्टॉक आती थी, वो चलाने में काफ़ी इजी थी और फीचर लोडेड थी। तो मैं इनिशियली मेरा प्लान था सुपर्ब लेने का। मैंने सुपर्ब देखी, फिर सुपर्ब देखते देखते कोई मेरे को इतनी अच्छी दिखी नहीं। सेकंड ओनर, थर्ड ओनर, फोर्थ ओनर गाड़ियाँ थी, कोई बहुत साफ़ सुथरी सुपर्ब नहीं मिलती थी। फिर मैंने लोरा देखी, फ्रेंड ने सजेस्ट करा कि एक बार लोरा ट्राई कर। मैंने लोरा देखी। अब लोरा का डिज़ाइन बहुत डिफरेंट है। अगर आप इसका एक बारी साइड प्रोफाइल देखो तो इसका जो बी पिलर है, बी पिलर इसका बॉडी में मर्ज हो जाता है, तो इट इज़ लाइक वन पार्ट ओनली, और वो बॉडी कलर्ड है। फिर उसके बाद मैंने देखी, अब इसका जो बूट है, इसका बूट का डिज़ाइन डिफरेंट है। जैसे नॉर्मल सेडान्स में होता है, पीछे एक प्लेट होती है, स्टील की प्लेट होती है, और बूट जो होता है गाड़ी से अलग होता है। इसका बूट जो है गाड़ी के साथ ही है, जो एक स्पोर्ट्स हैचबैक टाइप होता है, जो स्पोर्ट्स बैक कूपे सॉर्ट ऑफ डिज़ाइन होता है। तो वैसा का डिज़ाइन था। मेरे को ऑडियो का भी काफ़ी शौक था, तो मेरे लिए ये गाड़ी एकदम परफेक्ट हो रही थी फिट। गाड़ी देख कर आया तो फर्स्ट ओनर कार थी, कंपनी ओन थी। इसका सर्विस हिस्ट्री वगैरह सब कुछ अवेलेबल थी। ऑल्दो इट वॉज नॉट इन अ वेरी गुड शेप, बट इट वॉज बेरेबल। तो ये गाड़ी फिर मैंने ली। फिर वहाँ से मेरा आगे का धीरे धीरे पूरा जर्नी शुरू हुई। भाई ये सुनते हैं कि इन कार्स की ना मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत हाई होती है, क्या सच है वो? भाई देखो, ऐसा है कि मेंटेनेंस कॉस्ट हाई नहीं होती, इसके पार्ट्स महंगे होते हैं। बट इनके पार्ट्स जितना महंगे होते हैं तो ड्यूरेबल भी होते हैं। अगर आप कभी कंपेयर करोगे किसी छोटी गाड़ी से, अगर आप बोलोगे कि स्कोडा का बम्पर 20,000 का है, बट भाई वो जो बम्पर आप 10 बारी डलवाओगे वो आपको 10 बारी डलवाना पड़ेगा, ये नहीं टूटेगा जल्दी। तो पार्ट्स की ड्यूरेबिलिटी से भी डिफरेंस आता है, क्वालिटी से भी डिफरेंस आता है। आप उससे कभी कंपेयर नहीं कर सकते किसी चीज़ को। आपने इस कार को सेकेंड हैंड लिया, तब right। कितनी चली हुई थी? तब ये गाड़ी 72,000 चली हुई थी। इस टाइम आपने कितनी चलाई? ये अब चली हुई है 128। ऑलमोस्ट आपने 50,000 प्लस चला दी। राइट। तब से लेके आज तक क्या क्या पार्ट्स आपने चेंज कराए और उनकी कॉस्टिंग क्या आई? सब कुछ, सब चेंज कराया जितने मेरे को ज़रूरत पड़ती थी। मैं हमेशा से शुरुआत से प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में बिलीव करता हूँ आज भी, कि कोई पार्ट मेरे को लगता है कि ख़राब होने वाला है। आप कभी भी वर्कशॉप जाओगे, आपको वर्कशॉप वाले लोग बोलेंगे कंपनी में कि ये पार्ट सर आपका ख़राब होने वाला है और अब नेक्स्ट सर्विस में चेंज करा लेना। यूजुअली फॉर एन इंस्टेंस तो मैं वो चेंज करा लेता था, कि मैं कोई रिस्क नहीं लेता था, क्योंकि वन बैड थिंग लीड्स टू अनदर। और मेरी डेली ड्राइवर होती थी। दिस इज़ प्रॉब्ली माई फर्स्ट प्रोजेक्ट कार, तो इसलिए कभी भी इसमें कोई चीज़ ज़रूरत पड़ती थी, अगर मुझे लगता है ख़राब होने वाली है, ख़राब होना शुरू हो गई, डिटोरिएट हो गई विद टाइम, तो मैं चेंज करा लेता था। सब लोगों को पता है कि जर्मन कार जो होता है वो बहुत ड्राइवर ओरिएंटेड बनती है। तो लोरा
बीइंग एन एंथुसियास्ट कार, ये जब लॉन्च भी हुई थी तो दिस कार वाज वेरी फेमस फॉर इट्स इंजन. सो दिस कार फीचर्स अ 1.8 E888 Gen 2 इंजन. ओके, जो उस टाइम पे भी काफ़ी फास्ट हुआ करता था. तब 160 bhp की पावर आती थी. इस गाड़ी के सेगमेंट में दो और गाड़ी आती थी, सिविक एंड कोरोला. तो कोरोला एंड सिविक दोनों में NA इंजन होता था. सिविक कंपैरेटिवली स्टॉक फॉर्म में लॉरा से ज़्यादा स्टेबल होती है अगर स्टॉक फॉर्म की बात करें. बट पावर में क्योंकि दिस कार एड्स अनदर टर्बो, तो इट फील्स वेरी फास्ट. इस गाड़ी का टॉर्क बहुत अच्छा है, वेरी वेरी स्मूथ टॉर्क. इस गाड़ी के स्टॉक फिगर जो है दैट इज़ प्रॉब्ली 160 bhp एंड 250 न्यूटन मीटर टॉर्क. और मेरी गाड़ी जो है दिस कार इज़ रनिंग ऑन अ स्टेज 2+ ट्यून बाय TVS इंजीनियरिंग नेदरलैंड्स. So this is Dipansh bhai, the only India's only Laura that is running on a TVS tune. इंडिया में कोई दूसरी लॉरा नहीं है एंड दैट इज़ टोटली क्लेम्ड बाय TVS itself कि इंडिया में कोई दूसरी लॉरा नहीं है जो TVS ट्यून पर रन कर रही हो. रीज़न बीइंग कि एक तो TVS के ट्यून्स एक्सपेंसिव होते हैं, दे आर इंक्लाइंड टुवर्ड्स मोर रिलायबिलिटी. यूजुअली लॉरा जिनके पास होती है वो हमेशा एग्रेसिव एम करते हैं कि हमारा ट्यून गाड़ी का एग्रेसिव रहे. बट मेरा एम नहीं था एग्रेसिव रहने का, कि मैं इस गाड़ी को डेली ड्राइव करता हूँ. पावर मेरे को 10-20-30 bhp कम मिल जाएगी, मुझे उसमें इशू नहीं है. बट मेरे को रिलायबिलिटी चाहिए गाड़ी की. मेरा प्लान्स है सून स्टेज 3 जाने के, तो आई डू इट इन स्टेज 3. तो अगर हम मॉड्स की बात करें इसमें, तो स्टेज 2 के लिए हमारे कुछ मॉड्स, हमें कुछ रिक्वायरमेंट होती है बेसिक मॉड्स की. एक होता है एयर फिल्टर. तो एयर फिल्टर इसमें अपग्रेडेड है. इसमें BMC का पैनल रिप्लेसमेंट फ़िल्टर है, जो लाइफ टाइम फ़िल्टर होता है, वो कभी चेंज नहीं होता, वो बस हर बारी क्लीन होता है, ऑयल होता है. ओके, अदर देन दैट इसमें कस्टम डाउन पाइप है. डाउन पाइप रिक्वायर्ड होती है स्टेज 2 के लिए. उसमें एक कैट रिमूव होता है. इसमें लोअरिंग स्प्रिंग्स है, कोबरा की लोअरिंग स्प्रिंग्स है 30-30. कार लोअर्ड है क्योंकि इतनी पावर के बाद हैंडलिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. और अगर पावर आप हैंडल नहीं कर पाते तो इट इज़ वेस्ट. आपकी गाड़ी जितनी मर्जी फास्ट हो, आप जितनी मर्जी गाड़ी फास्ट कर लो, अगर आप गाड़ी हैंडल नहीं कर पा रहे इन कर्व्स, देखो स्ट्रेट लाइन में तो आपको हर गाड़ी अच्छी लगेगी, बट अगर कर्व्स में गाड़ी हैंडल नहीं कर पा रहे हो तो वो पावर आपकी वेस्ट है. मैंने इसमें ब्रेक्स के काम कराया. अभी रिसेंटली इसमें सस्पेंशन हुआ, ब्रेक्स हुआ. मैंने इसमें BB के अपग्रेड कराया है. पहले इसमें आता था 288 mm की ब्रेक्स, अब इसमें 312 रन हो रहे हैं ब्रेम्बो के परफॉर्मेंस पैड्स और परफॉर्मेंस रोटर्स. एंड उसमें साथ में पैड्स हैं DBA के. DBA इज़ ऑस्ट्रेलियन कंपनी और ब्रेक्स, वेरी वेल नोन कंपनी. उसके इसमें एक्सट्रीम परफॉर्मेंस पैड्स हैं जो एग्रेसिव पैड्स हैं. तो वही अभी रिसेंटली हुआ और वही लगभग 40-45,000 का तो वही हुआ है. दिस इज़ अ स्ट्रीट बिल्ड. मैंने ये बिल्ड करी है कार अकॉर्डिंग टू स्ट्रीट्स, अकॉर्डिंग टू सिटी. ये बिल्कुल ट्रैक बिल्ड नहीं है. ट्रैक बिल्ड कार्स आर वेरी एग्रेसिव, उन पे एग्रेसिव चीज़ों पे ध्यान दिया जाता है. दिस इज़ फॉर रिलायबिलिटी. उसके बाद इसमें डाइवर्टर वाल्व लगा हुआ है यूज ऑन टर्बो. वो क्या करता है, डाइवर्टर वाल्व डज इज इट रिसर्कुलेट्स द एक्सेस एयर इनटू द टर्बो अगेन, कैन कंटेन द टर्बो लैग इवनली मोर. उसके बाद इसमें डाउन पाइप लगी है, कस्टम डाउन पाइप है. मैंने एंड कैन हटाया हुआ है. एंड कैन हटा के मैंने टिप्स लगाए हुए हैं. स्टॉक रेजोनेटर है क्योंकि मैं सिटी में ड्राइव करता हूँ, तो अंडर ट्रैफिक रूल्स एंड एवरीथिंग आई फॉलो एवरीथिंग. तो गाड़ी की नॉइज़ मुझे ज़्यादा पसंद नहीं है, ताकि गाड़ी नॉर्मल रहे और अंडर ट्रैफिक रूल्स रहे, किसी को तंग ना करे. भाई इसमें आपने स्टेज 2+ ट्यून करी हुई है, राइट. तो कितने bhp का इंक्रीज आया है? इसमें जो BHP इंक्रीज आया, करंटली माई कार इज़ रनिंग और 220 bhp एंड 330 Nm टॉर्क. दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट फिगर्स. मतलब मैं थोड़ा फिगर्स कम ही लेकर चल रहा हूँ. मैंने कार डाइनो नहीं करवाई, तो मेरे को कोई फ्लॉन्ट करने वाली आदत नहीं है कि मैं किसी को झूठ बोलूँ कि इतना है उतना है. आई माई सेल्फ ड्राइव माई कार डेली, तो इतना ड्राइव करके पता लग जाता है कि दिस इज़ नॉट 350 बट दिस इज़ अराउंड 330 Nm टॉर्क. जब आप इसको स्टॉक पर चलाते थे Right. और ट्यून के बाद आपको कितना डिफरेंस फील हुआ? देखो डिफरेंस बहुत सारी चीज़ों का है. उसमें टर्बो का बूस्ट अलग था, उसमें टर्बो का बूस्ट कम था, अब टर्बो का बूस्ट बढ़ गया. उसके बाद अब गाड़ी को बेटर एयर मिलती है, बेटर फ्यूल मिलता है, तो उनसे डिफरेंस आता है. करेंटली माई कार इज़ ऑन 95 रॉन मैप. तो मैप दो तरीके के आते हैं फॉर द पीपल हु डोंट नो. वन इज़ 95 रॉन मैप एंड वन इज़ 100 रॉन मैप. तो उसमें फ्यूल जो होता है आपको या तो आप 95 ऑक्टेन डलवाते हैं या 100 ऑक्टेन डलवाते हैं. हाई परफॉर्मेंस जितने भी मैप्स होते हैं वो 100 ऑक्टेन होते हैं क्योंकि उनमें बेटर फ्यूल चाहिए होता है विद बेटर एयर ऑफ कोर्स. तो करंटली माई कार इज़ ऑन 220 330 और पहले से काफ़ी फास्ट है गाड़ी, पहले से काफ़ी फ़र्क है. पहले जो गाड़ी का इनिशियल पिकअप होता था उसमें डिफरेंस है. आफ्टर लोअरिंग गाड़ी में बहुत डिफरेंस आया. गाड़ी बहुत स्टेबल हो गई ब्रेकिंग में भी, क्योंकि ये रियर हैवी कार है फॉर द पीपल हु नो. उसके बाद मैंने इसमें ब्रेम्बो ड्रिल रोटर्स दिलवाए विद 80 पैड्स फ्रंट एंड रियर, और वो प्लेन रोटर्स है, परफॉर्मेंस रोटर्स. उसके साथ मैंने इसमें DBA ब्रांड है. DBA इज़ एन ऑस्ट्रेलियन ब्रांड ऑफ ब्रेक्स, इट वेरी वेल नोन वर्स्ट ब्रांड. उसके मैंने इसमें एक्सट्रीम परफॉर्मेंस के पैड्स लगवाए हैं, दैट आर एग्रेसिव पैड्स.
मतलब दे आर वेरी गुड पैड्स एंड कंपेयर टू EBC येलो स्टफ, वो मुझे दोनों ही पैड्स काफ़ी अच्छे लगते हैं। भाई सिस्टम में क्या कराया हुआ आपने? भाई ऑडियो में मेरे इसके साथ काफ़ी प्लान्स थे इनिशियली, बट मैंने इसमें कुछ ज़्यादा बहुत हैवी ऑडियो सेटअप नहीं करवाया, क्योंकि ये एक परफॉर्मेंस ओरिएंटेड कार है और मुझे इसका बूट हैवी नहीं करना था। मुझे वेट, क्योंकि परफॉर्मेंस कार में तो वेट रिडक्शन करते हैं लोग, मैं वेट ऐड नहीं करना चाहता था इतना। तो फॉर दैट मैंने इसमें करंटली आई एम रनिंग अ 3-वे फ्रंट स्टेज ऑडियो सेटअप। इसमें बहुत बेसिक मेरा सेटअप है, मिड बेस है, मिड रेंज है, ट्विटर्स है, और एक DSP है, और एक 4 चैनल एम्पलीफायर है, एक मेरा मोनोब्लॉक है, पीछे 2 वूफर लगे हुए हैं, दैट आर 600 RMS ईच। भाई ये सुनते हैं जर्मन कार की रीसेल वैल्यू नहीं मिलती। भाई देखो, ऐसा नहीं है कि रीसेल वैल्यू नहीं मिलती, ये सब एक हाइप क्रिएट किया जाए। अब आप देखो कि जो कार एंथुसियास्ट होता है उसको हमेशा कार की अच्छी वैल्यू पता होती है। तो अगर आप किसी डीलर पर्सपेक्टिव से देखोगे तो हाँ बिल्कुल, और लॉरा सुबह की कोई ऐसी सच मार्केट वैल्यू है ही नहीं, पर अगर आप कार एंथुसियास्ट के पर्सपेक्टिव से देखोगे तो आपको वैल्यू लगेगी। जैसे ही आप पोलो का एग्जांपल ले लो, पोलो सेकेंड हैंड मार्केट में न्यू के ज़्यादा से, जितने न्यू का प्राइस था उससे भी ज़्यादा की उसकी आस्किंग प्राइस है आज के टाइम में पोलो की, तो काफ़ी हाइप कार है पोलो। तो देखो, एक टाइम का भी डिफरेंस होता है, लोगों को लगता है कि इसके पार्ट्स बहुत महंगे हैं, पार्ट्स ख़राब हो जाते हैं, और बहुत गाड़ी सेंसिटिव है, और अब इसकी अवेलेबिलिटी पार्ट्स की क्या होगी कैसी नहीं होगी। तो ऐसा कुछ नहीं है, पार्ट्स की सारी अवेलेबिलिटी होती है, न्यू पार्ट्स के बहुत ऑप्शंस होते हैं, और OEM OES पार्टनर्स जो होते हैं वो सब पार्ट्स बना रहे हैं, आज भी बना रहे हैं, आगे भी बनाएंगे। और ये जो इंजन है स्पेसिफिक, ये वाला इंजन, ये ऑडी में भी चलता था, ये फोक्सवैगन में भी था, ये स्कोडा में है, तो इसके आपको आफ्टर सेल सपोर्ट हमेशा मिलता है, मॉड्स में भी और स्टॉक पार्ट्स में भी। एवरेज क्या निकाल रहे हो आप इस कार से? देखो दिमाग भाई, एवरेज का ऐसा है कि अगेन इट डिपेंड्स ऑन योर ड्राइविंग। ये बहुत सेंसिटिव बात है, ड्राइविंग भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं बहुत सेडेड ड्राइविंग करता हूँ, रूटीन में जैसे मैं चलाता हूँ, तो विद AC ऑन और हाईवे और सिटी मिक्स ड्राइविंग, अगर मैं अंडर 2000 रखता हूँ, बिल्कुल सेडेटली चलाता हूँ, तो मेरे को 13, 14, 15 कुछ भी मिल जाती है एवरेज। और अगर मैं यूजुअली थोड़ा बहुत अगर मिक्स ड्राइविंग करता हूँ, थोड़ा फास्ट और थोड़ा नॉर्मल, तो मेरी ड्राइविंग रहती है 10-11 2 डिजिट्स में रहती है। अगर मैं बिल्कुल ही फास्ट चलाता हूँ, हमेशा फास्ट ही चला रहा हूँ, शुरू करते ही मैं एंड तक फास्ट ही चला रहा हूँ सिटी में, हाईवे पे, तो उसके बावजूद 7-8 आ जाती है एवरेज। सार्थक भाई 1.25 लाख चलाने के बाद सर्विस कॉस्ट क्या आ रही है? भाई सर्विस कॉस्ट मेरी ऑनेस्ट जो रहती है, देखो मैं अपने फ्रेंड से सर्विस कराता हूँ, आई हैव अ वेरी गुड फ्रेंड इन गुड़गांव, और रेट्रोफिट पांडा नाम से है उसका पेज, और रेट्रोफिट मॉड्स करता है, वो मॉड्स भी है, रेट्रोफिट्स भी करता है। उसने अभी कार में कन्वर्जन्स भी करे हैं। एक फ्रेंड ने मेरी अभी उसे पोलो कन्वर्ट करवाई है, इंजन कन्वर्जन, उसमें 1.2 कन्वर्ट करवा के उसने ये वाला EA888 1.8 लगवाया है, तो उसकी कन्वर्जन स्पेशलिटी है, उससे मैं सर्विस करवाता हूँ। और सर्विस कॉस्ट मेरी टेंटेटिव 8 to 9,000 रहती है, विद वेरी गुड इंजन ऑयल। इंजन ऑयल में लिक्विड मॉली डालता हूँ बस, कभी एम्स ऑयल या लिक्विड मॉली ऑन योर टॉप ऑफ द लाइन, तो 8 to 9,000 रहती है। भाई कितने पैसे आप इस कार पर लगा चुके हो? भाई पैसे टेंटेटिवली जो मॉड्स, अगर मैं मॉड्स, ऑडियो और रेट्रोफिट्स की बात करूं, तो उन सब में मेरे अराउंड 5 लाख लग चुके हैं। तो इट इंक्लूड्स एवरीथिंग, उसमें ऑडियो भी है, मॉड्स भी हैं, जितने सारे परफॉर्मेंस मॉड्स हुए हैं, उसके बाद एलॉयज भी हैं और टायर्स हैं, तो उसके बाद हेडलाइट, टेल लाइट, छोटी छोटी चीज़ें जो हैं, फिर रेट्रोफिट्स हैं, जैसे सीट्स हो गई या ORVM IRVM वगैरह हो गए, छोटी मोटी चीज़ें। तो उसके बाद VCD ट्विक्स भी हुए हैं इस गाड़ी में, जितने हो सकते हैं, तो अराउंड 5 लाख तो वही है, मतलब 10-20,000 प्लस माइनस। अदर देन दैट जो उसमें मेंटेनेंस पे पैसे खर्च हुए और इंजन की मेंटेनेंस, रिपेयर्स वगैरह पे, दैट इज़ ऑल्सो अराउंड 4 लाख रुपीज़। भाई आपने ली कितने की थी ये कार? मैंने भाई ये 3 लाख की ली थी। 3 लाख की कार ली है और 9 लाख आप लगा चुके हो। राइट, क्योंकि आप देखो, देयर वाज अ रीज़न, दिस कार वाज वेरी अंडर केप्ट, तो इसकी पोजीशन वैसी नहीं थी, हालत इतनी अच्छी नहीं थी गाड़ी की। और अगर आप फिर भी देखो दीपांश भाई, तो आज से अगर आप 3 साल पहले की बात करें, तो 2022 या 2023 में ओनिंग अ 200 bhp कार फॉर 12 लाख रुपीज़ इज़ नॉट अ वेरी बिग डील। 12 लाख रुपए में आपको कोई भी पुरानी गाड़ी 200 bhp नहीं मिलेगी, नहीं तो सवाल ही नहीं है। पुरानी भी कोई गाड़ी ऐसा कोई भी नहीं है ऐसी जो आपको 12-13 लाख में 200 या 200 प्लस bhp मिलेगी, और इस गाड़ी की जैसी हैंडलिंग है, तो आप खुद भी बेशक ड्राइव करके देखो, मुझे नहीं लगता आपको कोई और गाड़ी पसंद आएगी इसके बाद। दीज आर 17 इंचेस, जो पहले आते थे वो 15 इंचेस आते थे इसमें, और ये 17 इंचेस हैं, एंड मर्सिडीज AMG इंस्पायर्ड एलॉयज। तो इसमें बीच में हाफ कैप आता है बड़ा, वो मेरे पास घर पे पड़ा हुआ है। और ये जो टायर्स है, दीज आर वेडेस्टियन अल्ट्रैक वोटीज,
ठीक है, फ्रंट में ये वाले हैं और पीछे जो है वो पीछे मिशलिन्स हैं PS4s। भाई पार्ट्स की बात करते हैं, क्या क्या पार्ट्स आप इसमें चेंज करा चुके हो? देखो इंजन रिलेटेड पार्ट जो है इसमें हाई प्रेशर फ्यूल पंप, फिर लो प्रेशर फ्यूल पंप जो सेंडर यूनिट होता है, उसके बाद थ्रॉटल बॉडी चेंज कराई है, उसके बाद वाटर पंप, ऑयल कूलर, उसके बाद रेडिएटर इंटरकूलर चेंज कराया। जो छोटे छोटे इशू करते थे वो मैं आपको बताना मैं चेंज करा लेता था। अदर देन दैट फिर इसमें टाइमिंग किट का भी काम हो गया था एज़ पर सर्विस इंटरवल जितना रिक्वायर्ड होता है टाइम पे। उसके बाद इसमें क्लच फ्लाई व्हील टाइम के हिसाब से वो भी चेंज कराया था। तो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सब हो रखी है। जो भी सामान इसमें आने वाली 20-25 हज़ार तक भी चेंज होना है वो मैं ऑलरेडी चेंज करा चुका हूँ, क्योंकि मैं डेली ड्राइवर है। मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है कि मैं इतनी अच्छी गाड़ी लूँ और इतनी अच्छा गाड़ी प्रिपेयर करूँ और फिर वो सड़क पे खड़ी हो जाए, क्योंकि लोगों को इंप्रेशन ऐसे ही है स्कोडा का कि आप भी कभी सड़क पे देखोगे कोई पुरानी स्कोडा की गाड़ी खड़ी हुई, आप कहोगे यार ये तो ऐसी ही होती है, इनमें बहुत प्रॉब्लमें होती है। और प्रॉब्लम ये है कि लोग बहुत पुअरली मेंटेन करते हैं गाड़ियों को। हम इंडियंस को आदत है गाड़ियों को बहुत रफली यूज़ करने की, कि गाड़ी को बिल्कुल तोड़ो। कि इनिशियली मेरा स्टेज 3 करने का प्लान था, बट नेक्स्ट मंथ मैं ऑक्टाविया ले रहा हूँ। मेरे ऑक्टाविया की बहुत अच्छी डील मिल रही है मार्क 3.5 की, तो मैं उसको स्टेज 3 करूँगा। इसके साथ मेरा प्लान बहुत डाइसी है, अभी मेरे को अभी श्योर नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि या तो आई सेल इट, क्योंकि गाड़ी मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता गाड़ी रखना, कि मैं गाड़ी रखूँ और गाड़ी खड़ी रहे। मैं जैसे लोगों को होता ना कि हमारी गैराज प्रिंसेस है, मेरे को कंसेप्ट बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। इफ़ आई कीप अ कार आई ड्राइव इट डेली। मेरे घर में ऑलरेडी 3 गाड़ियाँ और हैं, जो तीनों गाड़ियाँ डेली ड्राइव होती है, कोई गाड़ी घर में खड़ी नहीं रहती। तो अब अगर मैं ऑक्टाविया लूँगा तो मेरा मोस्टली प्लान यही है कि मैं आई विल कीप इट फॉर सेल, बट आई विल सी कि अगर मेरे को कोई अच्छा रिलायबल इंसान मिले जो गाड़ी का ध्यान रखे, इंथुजियास्ट हो मेरी तरह। थैंक यू भाई पूरा अपना ओनरशिप रिव्यू देने के लिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलता हूँ मैं आपको ऐसे एक और नई वीडियो में।